हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स तो ये क्लास है यूपीआरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, एस्टेट। कहने का मतलब ये है आधुनिक भारतीय इतिहास है। तो ये इनके लिए तो है ही क्लास, परंतु आपकी तैयारी पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लास और कौन से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं कराने वाली हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास। इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हो चुका है। तो जैसा कि हमारा पहले तो तथ्यात्मक नोट्स होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो इसमें आधुनिक भारत का इतिहास है जो कुछ तथ्यात्मक नोट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रखे हुए हैं, तो कुछ उनको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें सिर्फ कंटेंट ही दिया है, फालतू का नहीं है। और शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। तो शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं कि हमारे भारत में यूरोप से कंपनियाँ आई, कैसा कैसा उनका कार्य रहा, क्या क्या उन्होंने किए, ये सारी चीज़ें हम इसमें कुछ पॉइंटों के थ्रू देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमको पता चल जाएगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला इसमें पॉइंट है वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। नेक्स्ट 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। नेक्स्ट पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यानी स्पेन के थे वो यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य ही हैं। तो आप लोग नोटबुक लेकर के बैठ जाएं और नोट करते चलें। नेक्स्ट, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर कौन आए? फ्रांसीसी। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुदायिक व्यापारिक केंद्र
स्थापित किया था। अगला पॉइंट है दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। अगला पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। नेक्स्ट पॉइंट है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। लुई 14वें के मंत्री कॉल्टवर्थ द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। नेक्स्ट ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जे जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक था के अनुसार 1800 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए। अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। नेक्स्ट है 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। कब? 1774 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, सारे इंपोर्टेंट ही पॉइंट हैं ये। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिए हैं। क्षेत्रीय राज्य, ये इसके बारे में पहले जब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे उसके बाद फिर इस टॉपिक को लिया जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर सूची फर्स्ट है, इधर सूची सेकंड है। ए पांडिचेरी यानी डच, गोवा फ्रेंच, सी ट्रोनकेवार पुर्तगीज,
डी मद्रास, डेनिस, डैन। तो हम देखते हैं इसको। पहले का दूसरा हो जाएगा पांडिचेरी यानी फ्रेंच, और बी का तीसरा हो जाएगा गोवा, पुर्तगीज, और सी का हो जाएगा चौथा डेनिस, डैन। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ए द्वार्ट बारबोसा, बी डोमिंगो पायस, सी पीटर मुंडी, डी फर्नाओ नूनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ब्रिटिश नागरिक था। शेष सभी भारतीय आने वाले पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है 3, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, सी दोनों 1 तथा 2, डी न तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, एक और दोनों। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। थोड़ा सा मैं बता दूं, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए बारंग हेस्टिंग, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो मैं इनको लॉर्ड तो नहीं बोलूँगी, विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 7557 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी बांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो। तो आप ये जो मैं बोल रही हूँ उनको भी अगर आप नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी।
कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था ए. मुर्शिद कुली खां, बी. सर फराज खां, सी. शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी. अली वर्दी खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ए. मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष ए. 1761 ईस्वी में, बी. 1757 में, सी. 1760 में, डी. 1767 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. 1757 में। प्लासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 23 जून 1757 को हुए प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था ए. फर्रुखसियर, बी. शाह आलम प्रथम, सी. शाह आलम द्वितीय, डी. शुजा-उद-दौला। इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इससे पहले भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आप लोग नए हैं तो पुरानी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ उद्देश्य का। भारतीय संविधान के क्वेश्चन है ये। यहाँ से उद्देश्य का है हमारा। यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के उद्देश्य का उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों
भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। अगला पॉइंट है गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि किसी जैसे पहले व्यवस्था है, जैसे कहीं मानो ब्रिटिश में है जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। वंशानुगत का यही मतलब है कि वंशानुगत नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। कहने का मतलब ये है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी राज्यों को समान समझेगा। उद्देश्य का से पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ए 17वें संशोधन द्वारा, बी 24वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 42वें संशोधन द्वारा। एक नज़र उद्देशिका के जो कुछ महत्वपूर्ण हैं जानकारी वो मैं आपको देना चाह रही हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वही आपको बताए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। ए 42वें संशोधन द्वारा, बी 44वें संशोधन द्वारा, सी 52वें संशोधन द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति निदेशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इस राजनीतिक जन्मपत्री
के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। अट्टालिका कहते हैं जैसे घर बना लेते हैं और ऊपर छोटा सा कमरा बना लेते हैं, अट्टालिका। लो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर सही, अगर ये बाबा साहब की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिर इसका उत्तर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन देख के सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ए, मूल अधिकारों के मूल अधिकारों के अध्याय में। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। सी, मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाता है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ए, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक। बी, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक। सी, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक। डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। अभी मैंने पढ़ाया था, इससे पहले बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। फिर भी एक बार फिर से, भारत के संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होगा तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये क्लास आपको?